स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद। आप समझ चुके होंगे कि आज का एपिसोड होने वाला है द लेजेंड, द ब्रेवेस्ट सरदार भगत सिंह जी के ऊपर। ये जो एपिसोड है इसकी काफ़ी दिनों से, इनफैक्ट एक साल से अगर कहें तो डिमांड जो थी, आप लोगों की लगातार रिक्वेस्ट आती थी कमेंट बॉक्स में और उसको पढ़ा जाता था, लेकिन कई बार स्किप हो जाता था। क्यों? क्योंकि भगत सिंह जी के ऊपर तमाम सारी चीज़ें लिखी गई हैं, पढ़ी गई हैं, कई किताबें लिखी हैं, वीडियोस बनी हुई हैं, लेकिन कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करनी थी जो कि आप लोगों ने भी पहली बार सुनी हो या आपको कुछ नई चीज़ें पता चलें। तो आज इस वीडियो से यही उम्मीद है कि आपको कई सारी ऐसी नई बातें पता चलेंगी। आज इस वीडियो को भगत सिंह जी के ऊपर जो आप सबको पता है उसके अलावा भी कई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो इसमें ऐड की गई हैं, फैमिली से लेकर, क्योंकि वो एक लेजेंडरी परिवार जो रहा भगत सिंह जी का, उनकी कई सारी कहानियाँ हैं, कई सारे किस्से हैं और ख़ुद भगत सिंह की लाइफ किस तरह की रही, सारी चीज़ें आज आपको बताने वाले हैं इस एपिसोड में। बने रहिएगा। जय हिंद कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, भगत सिंह जी को नमन ज़रूर करिएगा और शेयर कीजिएगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आज का एपिसोड पहुंच सके। और अब शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। भगत सिंह के परिवार का इतिहास साल 1700-1800 से कनेक्ट करके देखा जाता है। उनके जो एंसेस्टर्स थे वो नारली गांव से अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में आकर बसे थे, वहाँ पे सेटल हुए थे और ये पूरा परिवार बहुत ही ज़्यादा देशभक्त था, पैट्रियोटिक फैमिली थी, देश को हमेशा सर्वोपरि सर्वोच्च रखते थे। पहला बड़ा नाम उनके परिवार से निकला जो भगत सिंह जी के ग्रेट ग्रैंडफादर सरदार फतेह सिंह। सरदार फतेह सिंह दरअसल महाराजा रंजीत सिंह की जो आर्मी थी उसमें एंग्लो सिख वॉर के अंदर तैनात थे, वहाँ पे उसमें लड़े, बट अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने बहुत ही ब्रेवली फाइट किया था यहाँ पे। और वॉर जब हो गई थी एंग्लो सिख वॉर, तो इसके बाद अंग्रेज़ों ने, क्योंकि ज़्यादातर उनकी जो प्रॉपर्टी थी उनको पता था कि सरदार फतेह सिंह हैं भगत सिंह के ग्रेट ग्रैंडफादर, तो वो इसमें बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व रहे हैं एंग्लो सिख वॉर में। तो यहाँ अंग्रेज़ों ने उनकी ज़्यादातर प्रॉपर्टी सीज़ कर ली थी। बहुत मुश्किल के दिन भी थे, लेकिन 1857 में जो रिवोल्ट हुआ, विद्रोह हुआ, सन 57 की क्रांति जो आई, तो इसके बाद अंग्रेज़ समझ चुके थे कि उनका अब टाइम यहाँ पे ख़त्म हो गया है। इस समय पर अंग्रेज़ों के जो उस समय पंजाब के गवर्नर थे जॉन लॉरेंस, तो जॉन लॉरेंस ने सरदार फतेह सिंह जी को ये ऑफ़र दिया था, उनसे कहा था कि अगर तुम जो रिबेल्स हैं उनके खिलाफ़ लड़ोगे, यानी कि जो वो लोग हैं जो हमारे अंग्रेज़ों के खिलाफ़ खड़े हुए हैं, उनसे अगर लड़ोगे, उनकी कुछ बातें हमें बताओगे, तो तुम्हें पैसे तो मिलेंगे ही, रिवॉर्ड्स मिलेंगे, और जो ज़मीन तुम्हारी हड़पी गई है या फिर जो प्रॉपर्टी सीज़ की है वो भी वापस मिल जाएगी। इस पर भगत सिंह के ग्रेट ग्रैंडफादर ने ये कहा था, ये कहते हुए रिफ्यूज़ किया था जॉन लॉरेंस के इस ऑफ़र को कि आई डोंट नीड प्रॉपर्टी इन रिटर्न फॉर टर्निंग ट्रेटर, मुझे गद्दार नहीं बनना है। तो ये एक विचारधारा, चाहे कुछ भी ले लो, देश से गद्दारी नहीं की जाएगी। खैर, इसके बाद ये वॉर के बाद की कहानी है। अगली जनरेशन जो इनकी आई उसमें इनके जो ग्रैंडफादर रहे, जो दादाजी रहे, सरदार अर्जुन सिंह, एक बहुत ही शानदार रिवॉल्यूशनरी सोशल वर्कर, सोशल रिफॉर्म्स में हमेशा बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते थे। उनकी वाइफ यानी जो दादी थी सरदार भगत सिंह की, जय कौर, श्रीमती जय कौर, एक बहुत ही बोल्ड लेडी, उनसे जुड़ी हुआ एक बहुत बड़ा किस्सा भी है। हमेशा उन्होंने अपने बच्चों को, जो उनके पोते थे, ग्रैंडसन्स थे, उनको भी आज़ादी के लिए, देश के लिए आगे रखा, हमेशा उनके अंदर देशभक्ति की भावना जगा कर रखी। और उनसे जुड़ा हुआ एक इंसिडेंट है जय कौर से कि एक दफ़ा एक बड़े नेशनलिस्ट सूफ़ी अम्बा प्रसाद जी इनके घर पर, भगत सिंह के घर पर आए हुए थे, क्योंकि उनके जो दादाजी थे तो उनके दोस्त हुआ करते थे। तो सूफ़ी अम्बा प्रसाद जी के पीछे पुलिस लगी हुई थी, अंग्रेज़ी पुलिस। तो यहाँ जब वो इनके घर पे पहुँची भगत सिंह के, उस समय में जब भगत सिंह का जन्म भी नहीं हुआ था, तो जब इनके घर पे पहुँचती है तो जय कौर जी, जो इनकी दादी थी, उन्होंने बहुत ही चालाकी से यहाँ चकमा दे दिया पुलिस को। ऐसी जगह पर छुपाया था सूफ़ी अम्बा प्रसाद जी को कि पुलिस ढूंढ ही नहीं पाई पूरे घर की तलाशी में, और उसके बाद यहाँ से वो सेफली बच गए थे। तो ये फैमिली वो थी जो कई सारे ऐसे जो नेशनलिस्ट थे वो यहाँ पे आते थे, रहते थे, रुकते थे और उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहते थे हमेशा भगत सिंह का जो परिवार था। सूफ़ी अम्बा प्रसाद रेगुलर गेस्ट थे इस फैमिली के, काफ़ी इन्फ्लुएंस था उनका, डीप इन्फ्लुएंस था यहाँ पे। तो अब अगली जनरेशन पे आते हैं, जो अर्जुन सिंह जी थे, यानी दादाजी और दादी जी, जो जय कौर, तो उनके 3 बेटे, सरदार किशन सिंह, अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह। इनमें सबसे बड़े थे सरदार किशन सिंह। किशन सिंह जी यानी कि भगत सिंह के पिता। किशन सिंह जी 1907 में
लगातार वो भी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में एक तो एक्टिव रहते थे। और 1907 में जो कैनल एक्ट्स थे उसके अगेंस्ट में खड़े हुए थे। वहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को, फार्मर्स को, सबको इकट्ठा किया था, ऑर्गेनाइज़ किया था, लीड करते थे इस तरह के प्रोटेस्ट को हमेशा। कई बार जेल जाना होता था उनका। इस बीच में उनकी शादी जो थी वो विद्यावती जी से हुई, माँ विद्यावती, भगत सिंह जी की माँ। 1887 में जन्म हुआ था उनका मुरान वाली होशियारपुर के पास में। तो उनसे जब शादी हुई तो इसके बाद में जो ये परिवार था ये लयालपुर से लाहौर शिफ्ट हो जाता है। किशन सिंह जी जो थे वो हमेशा रिवॉल्यूशन की गतिविधियों में बिजी रहते थे, विद्यावती जी को बिल्कुल भी समय नहीं दे पाते थे। इसके बावजूद ये देखा गया और ये दर्ज है जो इतिहास है उसमें कि विद्यावती जी ने हर बार जितने रिवॉल्यूशनरीज आते थे, जिसको भी जो ज़रूरत पड़ती थी, छुपने की ज़रूरत पड़ती थी, खाने पीने की ज़रूरत पड़ती थी, या फिर सहारा लेने की, आसरा लेने की ज़रूरत पड़ती थी घर में, फिर भी वो किशन सिंह जी को, अपने पति को फुल सपोर्ट हमेशा करती आई। ये नहीं कि वो उनको समय नहीं दे पा रहे तो वो उनकी उन गतिविधियों में उनका साथ ना दें, हमेशा उनको फुल सपोर्ट करती हुई आई। और सिक्योरिटी जो थी वो आप देखिए कि उनके लिए बिल्कुल लाइफ उनकी जो रही वो विदाउट सिक्योरिटी रही, क्योंकि किशन सिंह जी हमेशा कई बार जेल में रहते थे। उनके जो दोनों देवर थे वो भी जेल में रहते थे, कुछ एग्जाइल में रहते थे, उनको भागना पड़ा था। बाकी जो लोग थे घर परिवार के तो उसमें ज़्यादातर महिलाएं भी थीं। फिर भी वो पूरे घर का अकेले सॉलिड, बहुत ही बोल्ड तरीके से ध्यान रखती थी, ख्याल रखती थी। और इसलिए शायद ये जो सारे गुण थे वो भगत सिंह के अंदर भी ट्रांसफ़र हुए यहाँ से। इन तीनों भाइयों में दूसरे नंबर पर थे सरदार अजीत सिंह, भगत सिंह के चाचा। उनके बारे में कई सारी कथाएं हैं और कई चीज़ें लिखी गई हैं, और लोग उन्हें, जो उस समय के लीडर्स थे जो सत्ता में आए इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद, वो भी बहुत ज़्यादा उन्हें मानते थे। क्यों ऐसा था उनका जीवन, उसके बारे में, उस पर ध्यान देते हैं। 23 फरवरी 1881 को उनका खटकर कलान में जन्म हुआ। एंग्लो संस्कृत स्कूल जालंधर का जो था, जो आज भी है, तो वहाँ से उनकी पढ़ाई हुई, स्टार्टिंग की। उसके बाद बरेली लॉ कॉलेज गए, लेकिन पूरा अपने जो डिग्री थी उसको नहीं कर पाए थे स्टार्टिंग में, क्योंकि हेल्थ का कुछ इशू आ गया था उस समय पर। उसके बाद 1896 में उन्होंने DAV कॉलेज लाहौर जो था वहाँ से FA की डिग्री की। यहाँ से डिग्री करने के बाद उनकी 1903 में जब डिग्री कंप्लीट हुई उसके बाद शादी हो जाती है हरनाम कौर जी के साथ। शादी जब हुई तो इसी के बाद उनका जो एक रिवॉल्यूशनरी करियर था वो शुरू हो चुका था। आप देखें तो 1903 से 1904 के बीच में जो उनके बड़े भाई थे सरदार किशन सिंह, भगत सिंह के पिताजी, उनके साथ में ये दोनों भाई अजीत सिंह और सरदार किशन सिंह दिल्ली दरबार आए थे। उस समय पर लॉर्ड कर्जन के टाइम पर जब ये दिल्ली दरबार लगा था, तो उस दिल्ली दरबार में आए। और ऐसा क्यों किया था इन लोगों ने, यहाँ पे क्यों आए थे? क्योंकि जो जितने भी भारत के जो प्रिंसली स्टेट्स के राजकुमार थे, राजा जो यहाँ पे आए हुए थे, तो उन सारे इंडियन प्रिंस को ब्रिटिश के अगेंस्ट कन्वेंस करने के लिए ये लोग यहाँ पे पहुँचे थे। तो इस तरह के प्रयास लगातार करते थे। इसके बाद जो बंगाल पार्टीशन हुआ, तो बंगाल पार्टीशन के खिलाफ भी, क्योंकि इनके पिताजी जो थे भगत सिंह जी के दादाजी अर्जुन सिंह, तो अर्जुन सिंह जी लाला लाजपत राय और सूफी अम्बा प्रसाद जी के साथ में लगातार ये जो एजिटेशन था वो कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे इसके अगेंस्ट में। और यहाँ पे इस दौरान भी इन दोनों भाइयों ने, किशन सिंह जी और अजीत सिंह जी, ये दोनों ही यहाँ पे बढ़ चढ़ कर इन्होंने हिस्सा लिया, उसमें भी पार्ट लिया। इसके बाद जब ये सब चीज़ें हुई तो अंग्रेज़ों की नज़र इन पर पड़ चुकी थी सरदार अजीत सिंह के ऊपर। 1906 से 1907 में ये बताया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही एक्टिवली सामने आ चुके थे, लीड करते थे कई सारे बड़े बड़े प्रोटेस्ट को, जो भी एक्ट अंग्रेज़ों के द्वारा लाए जाते थे। इन एक्ट्स में थे पंजाब लैंड एलियनेशन एक्ट, कॉलोनाइजेशन एक्ट, दोआब बारी एक्ट। तो इन सब एक्ट्स में क्या हो रहा था कि फार्मर्स जो थे उनके राइट्स को क्रश किया जा रहा था अंग्रेज़ों के द्वारा। इन सब के अगेंस्ट में जो मैसिव एजिटेशंस थे उनको लीड किया सरदार अजीत सिंह ने। और यही वजह थी, इस समय पे उन्होंने 1907 में एक बहुत बड़ा मूवमेंट स्टार्ट किया था जिसको कहते थे पगड़ी संभाल जट्टा। पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट 1907 में उन्होंने शुरू किया। और मई 1907 ये वही साल था और वही महीना था जब अजीत सिंह जी के ऊपर ये जो तमाम सारे चार्जेस थे वो लगाने लगती है ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश हुकूमत उनके पीछे पड़ जाती है पूरी तरह से। समझ चुकी थी कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। और इसी समय पर अजीत सिंह जी और लाला लाजपत राय को एक साथ मंडालय जो जेल है बर्मा में, म्यांमार में, वहाँ पे एग्जाइल के लिए भेज दिया गया था। वो उनको वहाँ पे जाना पड़ा था। अक्टूबर 1907 में यहाँ पे उनके जो छोटे भाई थे स्वर्ण सिंह, जो सबसे छोटे चाचा भगत सिंह के, उनके प्रयासों से खैर यहाँ से उनको रिलीज़ कराया गया, वापस आए। लेकिन अभी भी उनके पीछे पूरी तरह से अंग्रेज़ जो थे वो पड़ चुके थे। 2 साल के बाद ही 1909 में एक बार फिर से अजीत सिंह का एग्जाइल जो है वो फिर से शुरू होता है। उनको यहाँ से भागना पड़ा, एस्केप किया उन्होंने, भारत को छोड़ा। और ये एस्केप जो था आप देखिए कि 1947 तक, आज़ादी तक चला है। कैसे आज़ादी तक पहुँचे और उसके बाद क्या हुआ था उस दिन 15 अगस्त 1947 को अजीत सिंह जी के साथ, ये भी आपको ही पता चलने वाला है।
ये एस्केप जो था इन्होंने यहाँ से भारत से किया। रूट उनके बताया जाता है वो ईरान गए, रोम गए, वहाँ से जेनीवा गए, पेरिस गए, रियो डी जेनेरो गए। और यहाँ जाने के बाद भी लेकिन उन्होंने भारत की जो गतिविधियाँ थी उनकी वो कम नहीं की थी, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ना कम नहीं किया था। 1918 में 1918 में गदर पार्टी के साथ सैन फ्रांसिस्को में क्लोज कांटेक्ट में रहे, वहाँ पे अपना सपोर्ट पूरा देते रहे। 1939 में यूरोप में वापस आए। यहाँ वापस आने के बाद इटली में नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मिले। उनसे मिलने के बाद कई सारे उनके मिशंस में उनकी हेल्प की। अब देखिए नेताजी जब बाहर जाते थे तो वहाँ पे किस तरह के किन किन लोगों से वो उनकी मुलाकात होती थी। उन लोगों से जो यहाँ के कई बड़े बड़े क्रांतिकारियों के रिश्तेदार रहे हैं, जो उनके रिलेटिव्स रहे हैं, बाहर भारत के लिए काम कर रहे हैं, रहकर अपना देश छोड़कर भागना पड़ा है, जाना पड़ा है। क्यों? क्योंकि ये जो अंग्रेज़ हैं ये यहाँ पे उनको ठीक तरह से काम नहीं करने दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो लगातार भारत के लिए काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भगत सिंह, ये जो अजीत सिंह जी थे वो सुभाष चंद्र बोस के साथ भी वहाँ पे जाके मिले, उनकी मदद की। जब भारत आज़ाद होने की कगार पर था, यानी 1947 आने वाला था, उसके जस्ट एक साल पहले 1946 में पीएम नेहरू ने, क्योंकि नेहरू जी प्रधानमंत्री बनने वाले थे, पीएम नेहरू ने उन्हें इनवाइट किया भारत वापस आने के लिए। जैसे हमने आपको बताया कि उन्हें सारे ही लीडर्स जितने भी सत्ता में रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, सभी जानते थे। और कई बार तो ये कई जगह मैंने पढ़ा कि उसमें बताया जाता था कि कुछ बड़े लीडर्स ऐसा कहते थे, जब तक ये सारी चीज़ें फिक्स नहीं हुई थी कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, तो कुछ लोग अजीत सिंह जी के बारे में कहते थे कि इनको तो प्रधानमंत्री बनाना चाहिए भारत का आज़ादी के बाद। जिस तरह ये, जिस हिसाब से ये अपना पूरा जीवन इन्होंने न्यौछावर कर रखा है देश की आज़ादी के लिए। तो खैर यहाँ पे 1946 में पीएम नेहरू ने उन्हें भारत वापस आने के लिए इनवाइट किया कि अब हम आज़ाद हो रहे हैं, आपका यहाँ पे स्वागत है, आप आइए। मार्च 1947 में जब वो भारत आए, इस समय पर उन्होंने धरती पर कदम रखा भारत की, अपनी भारत माता को चूमा एक बार फिर से उस मिट्टी को। लेकिन यहाँ पे उनकी तबीयत जो थी वो बिगड़ने लगी थी। डलहौजी गए यहाँ से, और 15 अगस्त 1947, मतलब आप यहाँ पे कोइंसिडेंस देखिए, ये वो दिन था 15 अगस्त 1947। एक व्यक्ति जिसने अपनी पूरी लाइफ भारत की आज़ादी के लिए, उस क्रांति के लिए न्यौछावर कर दी, फाइनली जिस दिन आज़ादी हुई है, आज़ादी के दिन के साथ ही उन्होंने आखिरी सांसें ली थी। उनके जो आखिरी वर्ड थे वो ये थे कि मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरा मिशन जो था वो फुलफिल हो गया है। अब बारी इन तीनों भाइयों में से तीसरे भाई की, यानी कि सरदार स्वर्ण सिंह जी, भगत सिंह के सबसे छोटे चाचा। सरदार स्वर्ण सिंह जो थे गदर पार्टी के मेंबर रहे। बड़े भाइयों की तरह अजीत सिंह और किशन सिंह जी की तरह ही रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में पूरी तरह से अपना जीवन उन्होंने दे दिया था। लेकिन उनके साथ एक ट्रेजिक चीज़ ये हुई कि वो काफ़ी समय जेल में रहते थे। जेल में रहना उनको पड़ा, इस वजह से उनको टीबी हो चुका था। 1907 के आसपास जब वो रिलीज़ हुए हैं तो उनको ट्यूबरक्लोसिस हो चुका था, और इसके बाद कुछ ही सालों के बाद में स्वतंत्रता की ये जंग जो थी उसको लड़ते लड़ते उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। तो ये सारे भाई रहे, लेकिन अब बारी आती है इनके भतीजे और किशन सिंह जी के बेटे सरदार भगत सिंह की। भगत सिंह जी का जन्म 28 सितंबर 1907 को शनिवार का दिन था। पूरा एड्रेस आपको बताया जाए तो बागा गांव, चक नंबर 105 GB, जरनवाला, लियालपुर, लाहौर से 250 किलोमीटर दूर। इस जगह, इस गांव में इस दिन यहाँ उनका जन्म होता है। कोइंसिडेंस ये था भगत सिंह के जो जन्म हुआ उस दिन के, उनके जो पिता थे वो काफ़ी समय से, इनफैक्ट उनके दोनों चाचा भी काफ़ी समय से, परिवार के तीनों जो लड़के थे वो जेल के अंदर बंद थे। कोइंसिडेंस ये रहा कि जिस दिन ये इनका जन्म हुआ है उसी दिन पे किशन सिंह जी को बेल मिलती है, और उसके 2 दिन के बाद ही, 1 दिन के बाद ही बताते हैं कि स्वर्ण सिंह और अजीत सिंह जी जो दोनों चाचा थे उनको भी यहाँ बेल मिल गई थी, वो लोग भी घर आ गए थे। तो ये सब चीज़ें देखते हुए ही जो इनकी दादी थी जय कौर, जिनके बारे में हमने आपको बताया था शुरुआत में, उन्होंने भगत सिंह का निकनेम रखा था भागा वाला। तो यानी कि यहाँ पे उनको जो अपना पोता, जो उनका पोता था, उन्होंने उसका नाम रखा भागा वाला कि ये आज़ादी के लिए भी हमेशा समर्पित रहेगा, और ये घर के लिए भी एक बहुत ज़्यादा गुड लक की तरह है, एक बहुत ही अच्छा किस्मत वाला है। तो भागा वाला उनका नाम रखा गया। भगत सिंह का बचपन फुल रिवॉल्यूशनरी रहा है। आप ये देखिए कि उनके साथ एक फेमस इंसिडेंट ऐसा जुड़ा है, 3 साल की महज उम्र, लेकिन 3 साल की उम्र में भी एक किस्सा बताया जाता है कि वो ये कहते थे कि ये जो खेत हैं इनमें हम बंदूकें नहीं उगा सकते क्या अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए। तो इस तरह का एक किस्सा सामने आता है। खैर, लोगों को, बड़ों को लगता था कि ये एक इमेजिनेशन है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उनके अंदर वो एक आग जो थी आज़ादी पाने की, जिसने हमें आज़ादी दिलाई है इन अंग्रेज़ों से, तो वो कहीं ना कहीं पनप रही थी और बढ़ रही थी। खैर, 1912 में डिस्ट्रिक्ट, ऑलमोस्ट 5 साल की उम्र में, जो डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी स्कूल था लियालपुर का,
उसको ज्वाइन करते हैं। छठी क्लास तक वहाँ पे पढ़े, 6th क्लास तक की उनकी जो एजुकेशन थी वो वहीं पे हुई थी। लेकिन इसके बाद 1917 में जो परिवार था लाहौर शिफ्ट हो जाता है। फैमिली जब लाहौर आई तो यहाँ पे जो लाहौर में डीएवी स्कूल था आर्य समाज वाला, तो उस आर्य समाज वाले डीएवी स्कूल के अंदर यहाँ पे उनका एडमिशन करा दिया जाता है। एक और हाई स्कूल था इस समय, एक और जो चीज़ रिसर्च में सामने आई वो ये था कि एक और हाई स्कूल था, लेकिन वहाँ पे उनके दादाजी जो थे उन्होंने एडमिशन के लिए मना कर दिया था भगत सिंह के, क्योंकि वहाँ के जो कुछ कहा जाए टीचर्स थे या जो वहाँ के ट्रस्टीज़ थे जो संभालते थे ओवरऑल उस एडमिनिस्ट्रेशन को, तो वो अंग्रेज़ों के बहुत ज़्यादा लॉयलिस्ट बनते थे। तो इसलिए इनके दादाजी को बिल्कुल पसंद नहीं था वो दूसरा हाई स्कूल, इस वजह से उनका एडमिशन यहाँ आर्य समाज डीएवी स्कूल के अंदर कराया गया था। यहाँ अपनी पढ़ाई करते हैं, लेकिन महज 2 साल यहाँ से निकले 1919 आता है, 1919। 13 अप्रैल का वो दिन जब जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड किया। लोग वहाँ पे मीटिंग के लिए, कई हज़ारों लोग मीटिंग के लिए आए हुए थे। 12 साल की उम्र थी भगत सिंह की जब उन्हें इस बात के बारे में पता चला। जनरल डायर ने 1600 राउंड से ज़्यादा गोलियां फायर कराई थी। 1000 से ज़्यादा लोगों की यहाँ पे मौत हुई और ये ऐसा भयावह इंसिडेंट था जिसके बारे में आपको डिटेल एक वीडियो में हमने बताया भी है पूरा इस इंसिडेंट के बारे में। खैर, अगला ही दिन आया जब भगत सिंह ये जो जलियांवाला बाग हुआ उसके अगले ही दिन अपने स्कूल जाने के लिए निकले थे, लेकिन स्कूल गए नहीं। पेरेंट्स को बहाना बनाया कि वो स्कूल जा रहे हैं और ट्रेन पकड़ी और सीधा 1 घंटे के बाद जलियांवाला बाग अमृतसर पहुंच चुके थे। स्कूल की ड्रेस में अमृतसर पहुंचे, वहाँ पे उस मैदान में गए जहाँ पे इस जगह पे यह हत्याकांड किया गया था, नरसंहार किया गया था जनरल डायर के द्वारा। सारी जगह पे खून था, पगड़ियाँ जो थी वो बिखरी हुई थी, फटे पुराने कपड़े जो थे, फटे हुए कपड़े इधर उधर डले हुए थे, ये सारी चीज़ें थी। गोलियों के निशान दीवारों पर थे। ये सब चीज़ें जब उन्होंने देखी तो, और वो जो मिट्टी थी खून से सनी हुई, उस मिट्टी को अपने पास एक ग्लास की बोतल थी, कांच की बोतल, उसमें भरते हैं और इसके बाद ये वो जो शीशी थी उनके पास में जिसमें वो ये मिट्टी रखते थे जलियांवाला बाग की, डेली अपनी बहन के साथ में, अमर कौर जिनका नाम था, उनके साथ डेली उसकी पूजा करते थे, उस पर फूल अर्पित करते थे। तो आप सोच सकते हैं बचपन से ही क्या वो जज्बा रहा होगा एक बच्चे के अंदर कि वो खून से सनी हुई जो मिट्टी है उन लोगों की, उन निर्दोष लोगों की, उसकी पूजा करते थे, वो फूल अर्पित करते थे उस पर। इस इंसिडेंट के बाद भगत सिंह पूरी तरह से आज़ादी की जंग में, लड़ाई में उतर चुके थे बहुत ही छोटी उम्र में। अगला साल आया 1920, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने शुरू किया। भगत सिंह ने डीएवी स्कूल छोड़ दिया अपना, जिसमें वो पढ़ा करते थे। आर्य समाज स्कूल था, स्टिल उसको उन्होंने छोड़ दिया। इसके बाद लगातार उनका जो स्ट्रगल था वो चला, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया गया। तो मुश्किल हुई, काफ़ी ज़्यादा समस्या आई उनको कि आगे अब कहाँ पे एडमिशन नहीं मिल रहा है, सारी चीज़ें मुश्किल हो रही है इन सब चीज़ों में, लेकिन पढ़ाई तो आगे बढ़ानी ज़रूरी है। तो उन्होंने ज्वाइन किया नेशनल कॉलेज लाहौर। नेशनल कॉलेज लाहौर जो था उन्होंने ज्वाइन किया 1923 के आसपास में। लाला लाजपत राय और भाई परमानंद जी ने इसको सेटअप किया था, इसको बनाया था, और यहीं पे उनकी जो आगे मृत्युता थी वो अब बढ़ी है। जितने भी जो क्रांतिकारी थे वो यहीं नेशनल कॉलेज से ही उनको मिले, चाहे भगवती चरण बोरा हों, सुखदेव हों, यशपाल हों, सभी उनको यहीं से मिले थे। कॉलेज के जब इसमें बोर्डिंग में रहते थे तो ये देखा गया है कि वो शुरुआत से ही नास्तिक नहीं थे। वाई आई एम एन एथीस्ट जो उनकी बुक है, तो वो शुरुआत से ही नास्तिक नहीं थे। यहाँ पे गायत्री मंत्र पढ़ा करते थे, कॉलेज बोर्डिंग में बताते हैं डेली प्रेयर्स किया करते थे, सुबह और शाम को पूजा भी करते थे भगवान की। वो थोड़ी शाय पर्सनालिटी थे कॉलेज के अंदर, लेकिन कई प्रोफेसर्स के फेवरेट और कुछ को नापसंद भी थे, क्योंकि उनका तरीका ऐसा था कि वो आवाज़ ज़रूर उठाते थे अगर उन्हें कुछ गलत दिखता था या लगता था। तो ये सारी चीज़ें उनके कॉलेज में चलती हैं। लेकिन ये बताया जाता है कॉलेज के दौरान में कि उतने ज़्यादा स्टूडियस नहीं, लेकिन इंटेलिजेंट, शार्प और हम्बल, बहुत ही हम्बल, बहुत ही शांत रहने वाले व्यक्ति। एक्टिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, ड्रामा में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, और इसकी वजह से उन्होंने कॉलेज के कई सारे ड्रामेटिक ग्रुप्स जो थे, क्लब्स जो थे, उनको ज्वाइन कर रखा था। ऐसे कई सारे प्लेस किए जिसमें राणा प्रताप का प्ले था, उसमें उन्होंने एक मुख्य भूमिका निभाई कॉलेज के अंदर एक प्ले के अंदर। सम्राट चंद्रगुप्त के ऊपर एक प्ले किया। इसके अलावा भारत दुर्दशा पर भी एक एक्ट किया था। तो ये सारी चीज़ें लगातार उनके कॉलेज से जुड़ी हुई थी जो चलती हैं। खैर, यहाँ पे जितने भी दोस्त बने, भगवती चरण शर्मा, सुखदेव, यशपाल, तो इन सब के साथ में आगे अपनी जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी उसको उन्होंने आगे बढ़ाना शुरू किया। इनके साथ में पढ़ाई भी शुरू की। कॉलेज के दौरान एक बहुत ही बेहतरीन रीडर, एक इस तरह के रीडर के पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़, रिवॉल्यूशनरी हिस्ट्री की किताबें लगातार पढ़ते थे। इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत और हिंदी में फ्लुएंसी थी उनके पास में, बहुत बढ़िया बोलते थे, क्योंकि पढ़ाई जो ज़्यादा करेगा, जो अलग अलग किताबें पढ़ेगा, तो ज्ञान कभी भी उस पर कम नहीं हो सकता, और ना ही उसका जो फ्लो है वो ख़त्म हो सकता है, ख़राब हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें उनके साथ में थी। हमेशा देशभक्ति के गाने गाया करते,
पॉलिटिक्स में कॉलेज के अंदर डीपली इन्वॉल्व थे, उसमें डीप इंटरेस्ट रखते थे और रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ जो थे उनके, उसकी तरफ हमेशा फुली इंक्लाइन उनका देखा गया कि उसकी तरफ बहुत ज़्यादा प्रेरित रहते थे कि कभी भी कुछ भी मौका मिले तो करना है, देश के लिए कर गुजरना है। 1924 में भगत सिंह जी के साथ एक बड़ा टर्न आया उनकी लाइफ में, क्योंकि उनके परिवार ने उन्हें शादी के लिए फोर्स करना शुरू कर दिया था, उन पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया था। जब ये सब चीज़ें आगे बढ़ी और कुछ इस तरह से भी आगे बढ़ गई कि लड़की वालों से बात चलने लगी, तो 1924 से वही साल था जब भगत सिंह ने अपना घर छोड़ दिया। वो अपने पिता के लिए 3 लेटर लिख कर गए थे। 3 लेटर थे जो उनके पिता के बताए जाते हैं। पहला लेटर जो था उसमें उन्होंने साफ ये लिखा था कि ये शादी का टाइम नहीं है, देश बुला रहा है। मैंने शपथ ली है कि मैं फिजिकली, मेंटली और मॉनिटरली हर तरह से सर्व करूंगा अपने सिर्फ देश को। दूसरा लेटर जो था उसमें उन्होंने लिखा था कि 23 करोड़ लोगों की भारत माता जो है, मैं हर किसी के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन 23 करोड़ लोगों की जो भारत माता है, मेरी जो भारत माता है, वो इस समय कितनी ज़्यादा ट्रबल में है, कितनी ज़्यादा मुश्किल में है। मैं उनके लिए सब कुछ सेक्रीफाइस करना चाहता हूँ और उनके लिए सब कुछ सेक्रीफाइस करना ही मेरा पहला फ़र्ज़ है। और तीसरा जो लेटर था, जो उन्होंने फाइनल लेटर घर छोड़ते वक्त छोड़ा था, वो ये था कि मैं अपनी मातृभूमि की सर्विस के लिए पूरा अपना जीवन दे चुका हूँ। मेरा गोल यही है, ये इसी के लिए मैं डेडिकेटेड हूँ। घर बार या जो वर्ल्ड की डिज़ायर्स हैं, दुनिया की चाहते हैं, ये सब मुझे लुभाती नहीं है, मुझे अट्रैक्ट नहीं करती हैं और मैं यहाँ से अब अपना जो पूरा जीवन है वो देश के लिए समर्पित करता हूँ। ये उनका आखिरी लेटर था घर वालों के लिए और इसके बाद वो फाइनली फिर यहाँ से कानपुर चले जाते हैं। अब कानपुर पहुँचे जब भगत सिंह, तो यहाँ उनकी मुलाकात होती है। वो मिले जाकर गणेश शंकर विद्यार्थी जी से, कांग्रेस के एक लीडर और उस समय पर प्रताप न्यूज़पेपर चलाते थे, उसके एडिटर थे। उनका जो घर था वो सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और रिवॉल्यूशनरीज़ के लिए एक अड्डा था, मीटिंग पॉइंट था, एक तरह से आप ये कह सकते हैं। यहाँ पे कई सारे रिवॉल्यूशनरीज जिनके आज हम नाम लेकर गर्व महसूस करते हैं, वो सभी वहाँ पर बैठा करते थे। उनकी बातें वहाँ पे चलती थी, आगे के एजेंडाज, आगे की स्ट्रैटेजी डिस्कस की जाती थी। यहाँ भगत सिंह जी रहे और भगत सिंह यहीं पर मिले थे चंद्रशेखर आज़ाद से, इसी घर के अंदर। चंद्रशेखर आज़ाद से मिले, बटुकेश्वर दत्त, जोगेश चंद्र चैटर्जी, शिव वर्मा और विजय कुमार सिन्हा, इन सब से उनकी यहीं पे मुलाकात हुई थी। कानपुर के इन 6 महीनों में भगत सिंह ने कार्ल मार्क्स का जो कैपिटल एक पुस्तक है उसको रीड किया, उसको पढ़ा। रिवॉल्यूशनरी लीफलेट्स जो थे वो बनाए और उनको डिस्ट्रीब्यूट किया, अलग अलग जगह शहर में चिपकाए कानपुर के अंदर, क्योंकि कानपुर उस समय पर हब था एक तरह से रिवॉल्यूशन का। और दूसरी चीज़, अंग्रेज़ जो थे वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा उग्र भी हो रहे थे, तो उनको सबक सिखाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो सारी ये चीज़ें की उन्होंने, कई सारे लीफलेट्स बांटा करते, डिस्ट्रीब्यूट करते थे, दीवारों पर चिपकाया करते थे। ये शुरुआती काम थे भगत सिंह के। इसके बाद इसी समय पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA को ज्वाइन किया। HRA दरअसल 1923 में सचिंद्रनाथ सान्याल जी ने बनाई थी, जो कि रास बिहारी बोस के क्लोज एसोसिएट थे, तो उन्होंने इसको बनाया था। HRA जब बनी तो यहाँ पे उसके बाद में रिवॉल्यूशन में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी भी आई थी। भगत सिंह ने उसको और ज़्यादा, उसके इंजन को फ्यूल कर दिया था। तो जब भगत सिंह ने ज्वाइन किया तो यहाँ से HRA शानदार काम करने लगी थी। अर्ली 1925 में, खैर क्योंकि अब घर छोड़कर आए हुए थे तो घर वाले जो थे वो लगातार संपर्क करने की कोशिश तो कर ही रहे थे, संपर्क साध रहे थे और ये पॉसिबल भी हो गया। अर्ली 1925 में, कुछ शुरुआती महीनों में 1925 के, उनके पिताजी सरदार किशन सिंह जी ने भगत सिंह को एश्योरेंस दिया कि शादी की बात नहीं करेंगे, कम से कम घर तो आ जाओ। घर पहुंचते हैं लाहौर एक बार वापस। यहाँ उन्होंने HRA का लाहौर ब्रांच बनाया। लाहौर में HRA की ब्रांच बनाई, अपने ऑर्गेनाइजेशन को और ज़्यादा, एसोसिएशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया। 6 महीने लेकिन यहाँ से बीते ही थे कि अंग्रेज़ों की अब नज़र पड़ने लगी थी सरदार भगत सिंह के ऊपर, उनकी गतिविधियों के ऊपर, क्योंकि HRA के साथ अब वो कनेक्टेड हो चुके थे। तो यहाँ 6 महीने बीते और अचानक अंग्रेज़ जो पुलिस थी वो घर पे धमकने वाली थी। उनकी खबर मिलती है सरदार भगत सिंह को और 6 महीने के अंदर अंदर ही वो यहाँ से बचने के लिए लाहौर से एक बार फिर से शिफ्ट होते हैं, अपना ठिकाना चेंज करते हैं और अब अगला ठिकाना होने वाला था दिल्ली। दिल्ली आए, यहाँ पे गुप्त तरीके से, सीक्रेट तरीके से रहना शुरू किया। एक वीर अर्जुन न्यूज़पेपर चलता था, उसमें काम करना शुरू किया और 1925 के कुछ आखिरी महीने थे जब वो वापस से दिल्ली से सीधा कानपुर पहुंच जाते हैं। क्यों पहुंचे थे यहाँ पे? क्योंकि एक प्लान बनाया जा रहा था कि जो काकोरी कांड हुआ था उसमें जिन लोगों को HRA के और बाकी जो हमारे रिवॉल्यूशनरीज थे तो उनको बंदी बनाया गया था, उनको एक तरह से प्रिजन में रखा गया था, कैद में, जेल में अंग्रेज़ों के द्वारा। तो उनको रिलीज़ कराना था, उनको छुड़ाना था इन अंग्रेज़ों की कैद से। तो इसके लिए एक अटैम्प्ट होने वाला था, तो उसमें भी शामिल हुए। ये सारी चीज़ें लगातार चली। भगत सिंह पूरी तरह से सामने काम कर रहे थे आज़ादी के लिए, देश की रिवॉल्यूशन लाने के लिए।
अगला साल आया मार्च 1926। कुछ ही महीने के बाद भगत सिंह, भगवती चरण वोरा और सुखदेव और साथ में रामकृष्ण जी ने मिलकर नौजवान भारत सभा एनबीएस की लीडरशिप को जिस तरह की थी कि प्रेसिडेंट थे रामकृष्ण जी, भगत सिंह सेक्रेटरी थे और स्ट्रैटेजी सेक्रेटरी थे वोरा। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी, जब इसको बनाया गया भगत सिंह के और इन दोनों लोगों के द्वारा, जब उसका इनॉग्रेशन हुआ, जब उसका उद्घाटन हुआ, तो उस उद्घाटन में इन लोगों ने करतार सिंह सराभा का जो पोर्ट्रेट था उसको अनवील किया था। करतार सिंह सराभा का फ़ोटो अनवील करना मतलब ब्रिटिशर्स को ओपन चैलेंज दिया था एक तरह से। भगत सिंह हमेशा सराभा के बहुत बड़े फ़ैन, इस तरह के जैसे आज हम लोग भगत सिंह के फ़ैन हैं उस तरह से वो करतार सिंह सराभा के फ़ैन हुआ करते थे। अपनी पॉकेट में उन्होंने 1929 में, जब तक वो अरेस्ट नहीं हुए थे तब तक भी उनकी पॉकेट में हमेशा करतार सिंह सराभा का एक छोटा फ़ोटो रहता था। करतार सिंह सराभा एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे वीर सपूत भारत माता के, जिनका एक नारा था जो उन्होंने कहा था कि मेरा एक एम्बिशन है, मेरा सिर्फ एक एम्बिशन है कि देश को आज़ाद देखूं। जो किया इसी के लिए किया है और इसी के लिए करता रहूँगा। अगर एक से ज़्यादा ज़िंदगियाँ भी होती तब भी मैं अपने इसी देश के लिए, भारत के लिए ही सेक्रीफाइस करता, उसी पर न्यौछावर कर देता। इस तरह के वीर रहे हैं क्रांतिकारी, जिनकी वजह से आज हमें आज़ादी मिली है दोस्तों। तो एनबीएस की नौजवान भारत सभा की जब शुरुआत की गई थी, इसके बाद उनके जो मुख्य जो एम थे, मेन फोकस थे, वो था कि लेबर्स जो हैं, जो मजदूर हैं, फार्मर्स हैं, उनको फुली इंडिपेंडेंट बनाना। जितना यूथ है देश का, उसके अंदर पैट्रियटिज्म की भावना जो है वो जगाना, और साथ ही साथ इकोनॉमिक सोशल मूवमेंट्स को आगे बढ़ाना, उनको सपोर्ट करना। इसके लिए जो वोरा थे, जो स्ट्रैटेजिक सेक्रेटरी थे एनबीएस के, उन्होंने एक अपना फ्यूचर प्लान जो था वो एक लाइन में लिखकर भी दिया था। जो मैनिफेस्टो था उसमें भी इसको लिखा गया था। उनके 6 अप्रैल 1928 में ये मैनिफेस्टो जारी किया गया था। साफ तौर पर लिखा था कि फ्यूचर प्लान, और उसके आगे था रिवोल्यूशन बाय मासेस फॉर मासेस। तो ये एक उनका मास्टर प्लान जो कि रहा, और एनबीएस का यही विजन था। ये विजन भी था कि इसको स्प्रेड करना है, पहले लाहौर में, उसके बाद अमृतसर, कराची, और उसके बाद पेशावर, फिर दिल्ली। तो ये पूरी तरह से इसके बाद हम पूरे भारत में इसको फैलाएंगे। कानपुर में इसको हमने बेस किया, इस्टेब्लिश किया है। ये जो एनबीएस था, इसके साथ में कई और ऑर्गेनाइजेशन जो थे भगत सिंह के साथ के ही पुराने ऑर्गेनाइजेशन, वो भी उन्होंने भी कोलैब किया, वो भी जुड़ते गए। जो एचआरए था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, उन्होंने कई सारे कम्युनिस्ट जो और भी इस तरह के लोग थे, एनबीएस से कोलैब हुए, उसके साथ जुड़े। 1928 से 30 के बीच में ये सब चीज़ें चलती गईं, लेकिन मई 1930 में अंग्रेज़ों ने इसको बैन भी कर दिया था। ये भी चीज़ सामने आती है। भगत सिंह ने एनबीएस को जब बनाया था तो उन्होंने उसका सेकुलरिज्म कोड बनाया। उन्होंने 2 रूल्स ड्राफ्ट किए थे, सीधे सीधे वो रूल आपको समझ में आएंगे। उन्होंने कहा था कि कम्युनल बॉडीज़ या पार्टीज़ जो हैं वो, उनसे हमारा कोई भी लेना देना नहीं होगा। जो भी कम्युनल आइडियाज़ फैलाएंगे उनसे हमारा कोई भी लेना देना नहीं होगा। और दूसरा एक रूल ड्राफ्ट किया था उन्होंने कि रिलीजन जो है वो एक पर्सनल बिलीफ है। ये 2 रूल भगत सिंह की आइडियोलॉजी जो सामने आती है इसमें उन्होंने बताया कि रिलीजन जो है वो पर्सनल बिलीफ है, और कम्युनल बॉडीज़ या कम्युनल पार्टीज़ जो हैं उनसे हमारा कोई भी लेना देना यहाँ पे नहीं होगा, जो कम्युनल आइडियाज़ को फैलाएंगी। 1928 में खैर इसके बाद उन्होंने कीर्ति में एक और पत्रिका एक चलती थी वहाँ पे, उसमें 3 आर्टिकल्स लिखे, वो भी इसी तरह के थे। रिलीजन एंड फ्रीडम स्ट्रगल पर आर्टिकल लिखा, कम्युनल राइट्स का सॉल्यूशन जो है उस पर आर्टिकल लिखा, क्योंकि ये सब चीज़ें देखी जाने लगी थी देश के अंदर उस समय। और तीसरा आर्टिकल एक लिखा था अनटचेबिलिटी की प्रॉब्लम के ऊपर, छुआछूत की जो प्रॉब्लम है तो उसके ऊपर भी उन्होंने ये सब चीज़ें लिखी थी। 21 साल की सिर्फ उम्र थी इस समय, और आप ये देखिए कि 21 साल की उम्र में इतना ज़्यादा इंटेलेक्चुअल डेप्थ किसी शख्स के अंदर होना, तो ये उनका एक ज्ञान जो था वो बहुत शानदार, और लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होते थे, आज भी प्रभावित होते हुए आ रहे हैं। 10 सितंबर 1928 को एक बड़ा टर्न आया जब भगत सिंह ने दिल्ली के अंदर फिरोज शाह कोटला से एचआरए को एचएसआरए बनाया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हो चुकी थी अब ये जो आइडिया था दरअसल रशियन रिवॉल्यूशन से आया था भगत सिंह को। वहीं से उन्हें कॉन्फिडेंस मिला था कि इम्पीरियलिज्म जो है उसको हरा सकते हैं हम, इकोनॉमिक सोशल एजेंडा है हमारा वो यहाँ से आया था, और मार्क्सिज्म जो था उसकी भी स्टडी उन्होंने अब यहाँ से करनी शुरू कर दी थी। ये सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन एक बड़ा इंसिडेंट हुआ इसी बीच में। अक्टूबर 1928, 30 अक्टूबर 1928 को हुआ क्या, साइमन कमीशन लाहौर आता है। आप सभी ने इतिहास में ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी। साइमन कमीशन जब लाहौर आया तो लाला लाजपत राय ने ये जो प्रोटेस्ट थे इसके खिलाफ उनको लीड करना शुरू किया। जब प्रोटेस्ट हो रहे थे तो उसमें भगत सिंह भी शामिल थे, बाकी और लोग भी क्रांतिकारी शामिल थे, एचएसआरए के लोग शामिल थे। लेकिन पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, अंग्रेज़ी हुकूमत ने लाठीचार्ज कराया।
उस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय बुज़ुर्ग व्यक्ति, उनको बहुत ज़्यादा चोटें आई और उसके बाद कुछ ही दिन के बाद में नवंबर 1928 में लाला लाजपत राय का उनका निधन हो जाता है उस लाठीचार्ज की वजह से, जो उनको चोटें आई थी उसकी वजह से। इसके बाद भगत सिंह, राजगुरु और जो चंद्रशेखर आज़ाद थे, इन लोगों ने कसम खा ली थी कि यहाँ पे अब कुछ तो एक बदला लेना पड़ेगा, इनसे रिवेंज लेना पड़ेगा। इसका प्लान यहीं से बना था कि एसपी जो है जेम्स स्कॉट, उसको मारेंगे। इस हत्या के बदले एसपी जेम्स स्कॉट को मरना पड़ेगा। यहाँ पे ये मारने का प्लान बनाया गया, लेकिन जब ये प्लान एग्जीक्यूट हो रहा था तो एक गलती हो जाती है और उस गलती की वजह से बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। ये जो गलती थी वो ये हुई कि एएसपी जो जॉन साउंडर्स था, साउंडर्स को टारगेट कर दिया था। साउंडर्स को यहाँ पे मार दिया जाता है। खैर वो भी इस सब चीज़ों में, जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उसमें वो भी शामिल था, जो प्रोटेस्ट के अंदर लाठीचार्ज किया गया उसमें वो भी शामिल था। ब्रिटिश हुकूमत को जवाब देना ज़रूरी था। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे की गई। 17 दिसंबर 1928 को ये पूरा इंसिडेंट हुआ था, जब साउंडर्स को गोली मारी गई। राजगुरु ने पहला जो शॉट था वो लिया, पहली गोली उन्होंने मारी, भगत सिंह ने उसको कंटिन्यू की फायरिंग। और उसके बाद में ये जब पूरा लगातार इनके पीछे पुलिस वाले जब भागे तो उसमें एक कांस्टेबल था चनन सिंह। आज़ाद जी ने उसको कहा भी था कि तुम अंग्रेज़ों के लिए अपनी जान मत गवाओ, लेकिन उसने जब इनके ऊपर फायर किया तो उसमें जो चंद्रशेखर आज़ाद थे, तो जो कांस्टेबल चनन सिंह था उसको गोली लगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हुई, ये पूरा इंसिडेंट हुआ। इसके बाद पुलिस पूरी तरह से, जो अंग्रेज़ जी सरकार थी, हुकूमत थी, वो हिल चुकी थी, इनके तीनों के पीछे लग चुकी थी, इनकी तलाशियाँ ली जा रही थी, सब जगह छापेमारी की जा रही थी। अगला ही दिन जो था 18 दिसंबर का, आधी रात को भगत सिंह और उनकी पूरी टीम ने दीवारों पर हाथ से लिखे हुए लीफलेट्स जो थे वो चिपकाए। उस पर लिखा हुआ था सीधा सीधा कि हमने क्यों किया है, साउंडर्स डेड, लाला अवेंज्ड। ये चीज़ वहाँ पे लिखी गई थी कि साउंडर का जो डेथ है वो लाला जी की हत्या का एक तरह से बदला है। तो ये यहाँ पे बता दिया गया था। अगला दिन जब आया 19 दिसंबर का, तो पुलिस ने तेज़ी से पूरे इलाके में मैनहंट शुरू कर दिया था, छानबीन शुरू कर दी थी। इस बीच में एक प्लान आया सुखदेव को। सुखदेव ने दुर्गा भाभी से मदद ली। दुर्गा भाभी एक और रिवोल्यूशनरी हमारे भारत की, उनसे मदद ली गई। और इसके बाद ये एक मास्टर प्लान को इस तरह का था कि भगत सिंह ने अपनी पूरी दाढ़ी जो थी वो कट की, क्लीन शेव हुए, वेस्टर्न सूट पहना जैसे अंग्रेज़ पहना करते थे, और दुर्गा भाभी के हस्बैंड होने की तरह बिहेव किया, यहाँ पे एक्टिंग की उसकी। उनका जो दुर्गा भाभी का बच्चा था सचिन, वो उनकी गोद में था भगत सिंह की। तो इस तरह से एक कपल बन के, एक छोटे से बच्चे के माँ बाप बन के ये यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इनके साथ में एक और व्यक्ति था जो कि राजगुरु थे, उनको एक्टिंग करनी थी एक सर्वेंट की, जैसे वो इनके सर्वेंट हैं। 20 दिसंबर का दिन था, सुबह सुबह का समय। लाहौर ट्रेन स्टेशन से ये तीनों के तीनों निकलते हैं अपने एक अलग हुलिये में, अलग गेटअप में। 400 से ज़्यादा पुलिस वाले अंग्रेज़ी सरकार के वहाँ पे मौजूद थे। इन सभी को चकमा देते हैं और यहाँ से कलकत्ता के लिए निकल जाते हैं, एस्केप कर जाते हैं। तो ये एक ऐसी एक्टिंग थी और एक ऐसा मास्टर प्लान था जिसने इन सब तीनों को यहाँ से बचा के निकाला है। कलकत्ता पहुँचे और उसके बाद वहाँ पे जाके सीक्रेटली अपना एक और दूसरा बेस बनाया। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ें उसके पहले एक ज़रूरी अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए है कि जो लोग आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर अपने करियर को एक मजबूत और बड़ी ग्रोथ देना चाहते हैं एआई के साथ, तो स्टडी IQ का जेन AI कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। स्क्रीन पर जो आपको इमेज दिख रही है, वो आप जो प्राइस देख रहे हैं उस पर बहुत बड़ा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा अगर आप VJ लाइव कोड लगाते हैं। AI का ये जो कोर्स है, यहाँ पे आपको 40 आवर्स से ज़्यादा की लाइव क्लास मिल जाती है। आपको ऑटोमेशन सिखाया जाता है, प्रोफाइल बिल्डिंग सिखाई जाती है, AI का आप खुद का एक स्टूडियो बना सकते हैं, फ्री टूल्स ट्रिक्स कैसे यूज़ करना है ये सिखाया जाता है, प्रीमियम टूल्स के बारे में बताया जाता है। भारत के बेस्ट AI एजुकेटर्स आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं। ये जो कोर्स है स्टूडेंट्स के लिए भी ज़रूरी है, वर्किंग प्रोफेशनल्स को तो बहुत ज़्यादा काम आता है AI का, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एंटरप्रेन्योर्स भी इसका यूज़ कर सकते हैं अपनी जो फर्म्स है उनको आगे बढ़ाने के लिए, स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें AI की जो हैं वो बहुत यूज़फुल हैं आपके लिए, आपकी ग्रोथ देंगे आपके लाइफ में, आपके करियर में। परचेज़ कीजिए, VJ लाइव कोड लगाइए, अपनी तैयारी को, अपनी करियर को मजबूत ग्रोथ दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं अपने एपिसोड के अंदर। अब कलकत्ता वापस आने के बाद इस समय भगत सिंह जब HSRA के आगे की भूमिका स्ट्रैटेजी तैयार कर रहे थे, तो ये देखा गया कि अगले कुछ ही महीनों के अंदर कई सारे अंग्रेज़ों के द्वारा ऐसे बिल और एक्ट लाए गए जो कि हित में नहीं थे बिल्कुल भी फार्मर्स के, पीजेंट्स के, मजदूरों के। और कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें HSRA, नौजवान भारत सभा, भगत सिंह और उनके एसोसिएट्स जो थे उनके उसूलों के भी खिलाफ थी। अंग्रेज़ों का अत्याचार बहुत बढ़ता जा रहा था। तो यहीं HSRA ने डिसाइड किया कि अब जो मैसेज है जो इस बार हम करने जा रहे हैं वो बहरों को सुनाने के लिए होगा, क्योंकि बहरे जो हैं वो ऊंचा सुनते हैं, तो उनको सुनाने के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा। दिन आता है 8 अप्रैल 1929 का, एग्जैक्टली 12:30 बजे के आसपास की बात है, जब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर प्रेसिडेंट वल्लभ भाई, ये जो विट्ठल भाई पटेल, माफ़ कीजिएगा,
प्रेसिडेंट विट्ठल भाई पटेल ट्रेड डिस्प्यूट बिल के ऊपर अपनी रूलिंग दे रहे थे। उसी समय पर एक एक्सप्लोजन होता है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। एक्सप्लोजन किया था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने, और डेलिबरेटली ये जो बॉम्ब था वो ऐसी जगह पे फेंका गया था कि बिल्कुल भी वो जगह ऐसी हो जहाँ पे कोई बैठा ना हो। हार्मलेस बॉम्ब था। इस तरह से इस जगह पे फेंका गया कि क्योंकि मकसद था ही नहीं किलिंग का, किसी को मारने का मकसद नहीं था, सिर्फ मैसेज पहुँचाना था। हाल ही ये जो पूरा हॉल था वो धुएँ से भर गया। इसके बाद अपना सरेंडर किया भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने, और पहले से जानते थे कि यहाँ पे जो भी जाएगा इस मिशन के ऊपर वो सरेंडर करेगा, वो रिटेलिएट नहीं करेगा। जो भी फोर्स आएगी उसको पकड़ने के लिए, पुलिस आएगी पकड़ने के लिए, तो रिटेलिएशन नहीं करना था, सरेंडर करना था। स्लोगन ज़रूर लगाए, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट ये नारा लगाया, डाउन विद इम्पेरियलिज्म नारा लगाया, और अपने मैनिफेस्टो के जो लीफलेट्स थे HSRA के वो पूरे सदन के अंदर फेंके हैं। यहाँ से वहाँ उनको डिस्ट्रीब्यूट किया, और उसके बाद अपना जो सरेंडर था वो सामने किया, खुद को अरेस्ट कराया। बिल्कुल भी भागे नहीं, क्योंकि इसके पीछे भी एक कारण था कि वो अब कोर्ट को अपना प्लेटफॉर्म बनाना चाहते थे, क्योंकि अब ये केस जो है वो आगे बढ़ेगा। उनकी जो आवाज़ है अब तक देश तक पूरी तरह से नहीं पहुंच रही थी, तो अब ये उनको एक प्लेटफॉर्म मिला, एक ज़रिया मिला। अदालत में जब सुनवाई होगी, जब अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, तो यहाँ से देश भर को अपना एक तरह से संबोधन करेंगे। तो अब दिल्ली में जेल में इनको रखा गया। 8 अप्रैल से 14 जून 1929 तक पॉलिटिकल प्रिजनर का स्टेटस था वो दिया गया था, लेकिन 15 जून 1929 को भगत सिंह को मियाँ वाली जेल भेज दिया जाता है और बटुकेश्वर दत्त को लाहौर जेल ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जब ये यहाँ पहुँचे तो जेल के अंदर जो प्रिजनर स्टेटस था उस पर सही ट्रीटमेंट बिल्कुल मिल नहीं रहा था। इनको बहुत गलत तरह से ट्रीट किया जा रहा था, दोनों को ही, और इस वजह से उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि वो एक इनडेफिनेट स्ट्राइक करेंगे, हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल करेंगे लंबे समय तक की। नहीं पता कितने दिन की हो सकती है भूख हड़ताल, लेकिन करना ज़रूरी है, क्योंकि हमें अपनी बातें मनवानी है, हमें अपने लिए अपने हक की लड़ाई लड़नी है। 10 जुलाई 1929 को लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के 16 अक्यूज जो थे वो कोर्ट में अपीयर हुए। इसके पहले ही भगत सिंह अपनी हंगर स्ट्राइक भूख हड़ताल शुरू कर चुके थे। उनका वज़न कुछ ही दिनों के अंदर, आप ये देखिए कि जब कुछ दिन बीते, कुछ भी उन्होंने खाया नहीं था इतने दिनों से, वो काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। जो रिपोर्ट्स में सामने दिखता है, बताते हैं कि 8 kg वेट उनका गिर गया था। इसके बाद ये जो सारे अक्यूज़ थे जिनके ऊपर आरोप लगाया गया था लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस का, हंगर स्ट्राइक को उन्होंने भी ज्वाइन किया, वो लोग भी भूखे रहे। लेकिन सबसे ज़्यादा दिनों तक जो हंगर स्ट्राइक थी, एक तरह से सभी ने भूख हड़ताल की, लेकिन भगत सिंह और जतिन दास का नाम तो आप सभी अगर एक बार उनकी कहानी पढ़ेंगे आपको पता चलेगा, आपको बताई जाएगी डिटेल में। सबसे डेडिकेटेडली जतिन दास और भगत सिंह ने हंगर स्ट्राइक की थी, भूख हड़ताल की थी। 13 सितंबर 1929 को जतिन दास का निधन भी हो गया। 63 दिन की हंगर स्ट्राइक के बाद भूख हड़ताल, 63 दिन की भूख हड़ताल। जैसे ही उनका निधन हुआ पूरे देश भर में ये बात फैली, और इसके बाद जो युवा था उसके अंदर एक आग लग चुकी थी कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है इन लोगों के साथ, हमारे क्रांतिकारियों के साथ में। पार्लियामेंट में हिस्टोरिक स्पीचेस दी गई बड़े बड़े लीडर्स के द्वारा जतिन दास के सपोर्ट में कि ये गलत हुआ है उनके साथ में। 63 दिन तक की हंगर स्ट्राइक, और इस बीच में अंग्रेज़ों ने कई अत्याचार किए जेल के अंदर, इन लोगों के ऊपर टॉर्चर किया गया तमाम सारा, फिर भी वो भूखे खाली पेट ये सब सहते रहे। भगत सिंह ने 4 अक्टूबर तक अपनी हंगर स्ट्राइक की, करीबन 112 दिन। ये टोटल रिकॉर्ड स्ट्राइक है। 112 दिन तक वो भूख हड़ताल पर रहे थे और अपनी स्ट्राइक को कंटिन्यू रखा था जब तक उनकी मांगें मान नहीं ली गई। खैर, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस को क्योंकि अचानक से शुरू कर दिया गया था अंग्रेज़ी हुकूमत के द्वारा अदालतों में, 10 जुलाई 1929 को इसकी ट्रायल जो थी वो बोस्टल जेल जो लाहौर में वहाँ पे शुरू हुई। और इसके बाद ये ट्रायल जब शुरू हुई तो 28 लोगों को आरोप उनके ऊपर लगाए गए थे। सुनवाइयों के दौर चले। क्रांतिकारियों ने कहा कि ये जो कोर्ट है ये अपने मनमर्जी चला रही है, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस को अचानक से क्यों खोला गया है, हम इसको बॉयकॉट करते हैं, ये जो एलियन गवर्नमेंट है इसको, हम इस कोर्ट को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं। लेकिन इसके बावजूद मई 1930 में अंग्रेज़ों ने ऑर्डिनेंस नंबर 3 ऑफ 1930 इशू किया और इसके तहत इस केस को एक्सपेडाइट किया। तेज़ी से इस केस के अंदर सुनवाई होने लगी। 2 मई 1930 को भगत सिंह ने गवर्नर जनरल को भी लेटर लिखा था इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ में। ये कहा था कि ये सब गलत है जो आप हमारे साथ में कर रहे हैं और इसकी सज़ा ज़रूर आपको मिलेगी, लेकिन इसका पछतावा आपको बहुत होना चाहिए जो आप कर रहे हैं हम लोगों के साथ में। अत्याचार है ये। 7 अक्टूबर 1930 कुछ ही महीने के बाद में ट्रिब्यूनल ने फाइनल एक जजमेंट सुनाया अपना, और ये जजमेंट जो था वो ये था कि इस लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को डेथ सेंटेंस दी जाती है हैंगिंग के ज़रिए, हैंग टिल डेथ।
ये 300 पेज का जजमेंट था जिसमें ये स्टेटमेंट दिया गया था, बताया गया था। जेल में भगत सिंह, अब वो जानते थे कि अब फांसी होनी है और फांसी होगी क्योंकि ये सामने आ चुका है, फैसला सुना दिया है को अदालत ने। अंग्रेज़ों का यही एक आखिरी ऑप्शन अंग्रेज़ों के पास में बचा था भगत सिंह को शांत करने का, वरना वो आग थी वो जो पूरे देश को आज़ाद करा के ही वो ख़त्म होती। तो ये सारी चीज़ थी। जेल में भगत सिंह ने लेकिन अपना इंटेलेक्चुअल साइड जो था उसको शार्प करना शुरू किया, उसको निखारना शुरू किया। उनको एक नोटबुक मिली हुई थी वहाँ पे 404 पन्नों की, उसमें उन्होंने 43 बुक से लेकर अलग अलग जो नोट्स थे वो लिखे हैं। उसमें 108 ऑथर्स के नोट्स हैं वो, जिसमें कार्ल मार्क्स के, लेनिन के, इन सब के, एंगल्स के, इन सब के नोट्स हैं। हिस्ट्री के ऊपर लिखा, फिलॉसफी, इकोनॉमिक्स, इन सभी के ऊपर लिखा हुआ है उन्होंने। वाई आई एम एन एथीस्ट 5 से 6 अक्टूबर 1930 को उन्होंने ये किताब लिखी, जेल से ही लिखी गई थी। भगवान के ऊपर, रिलीजन के ऊपर लिखा, सोसाइटी के ऊपर डीपली लिखा हुआ है। नोटबुक में नेचुरल सिविल राइट्स, सोशलिज्म, वर्ल्ड रिवॉल्यूशन, इन सब के बारे में, सोशल यूनिटी के बारे में न जाने कितनी ही चीज़ें, इंटेलेक्चुअल, काफ़ी सारी डीप इंटेलेक्ट के साथ में चीज़ें लिखी गई हैं उनके द्वारा। जेल के उस दौरान में जब उनको पता है कि वो फांसी के तख्ते पर जाने वाले हैं। इस बीच में लेकिन घर वालों को तो चिंता होती है, ये चिंता माँ विद्यावती जी को भी हुई, भगत सिंह की माँ को। इस बीच में क्या हुआ था, एक किस्सा बताया जाता है कि भगत सिंह के घर पे उनकी माँ के पास में एक बाबा आए थे। बाबा आए भिक्षा मांगने के लिए, तो उनको भी क्योंकि भगत सिंह के बारे में पता था बाबा को, और माँ ने जब ये सब चीज़ें उनको बताई भी, तो उन्होंने एक भभूत दी थी, एक भभूत दी कि ये एक होली ऐश है, एक भभूत है, ये भगत सिंह के अगर तुम माथे पे लगा दो तो वो इस डेथ को एस्केप कर जाएंगे, यहाँ से वो बच जाएंगे, उनको मौत नहीं होगी, तो सज़ा नहीं मिलेगी। जब भगत सिंह के पास माँ ये भभूत लेके गई थी विद्यावती जी, तो उन्होंने उससे रिफ्यूज़ कर दिया था, मना कर दिया था। इसके अलावा माँ ने एक और प्रयास किया, विद्यावती जी ने एक और ट्रेडिशनल बिलीफ के अकॉर्डिंग, कि बताया जाता है कि एक जो एल्डेस्ट बॉर्न है उसका अगर कोट जो है अगर भगत सिंह अपने पास में रख लें, पहन लें या अपने पास में रख लें, तो प्रोटेक्शन उनका हो सकता है। ये कोट भी जब दिया गया भगत सिंह को, तो उन्होंने ये भी माँ से कहा कि नहीं, आप ये भी वापस ले जाओ। इसको भी रिफ्यूज़ किया, और ये कहते हुए रिफ्यूज़ किया कि इसको संभाल के रखना, अगला जन्म जब लूँगा तब इसको पहनूंगा, तुम्हारे पास ही लूँगा अगला जन्म और तब उसको पहनूंगा। तो ये एक माँ बेटे के बीच की उस समय की बात, जब बेटे को फांसी होने वाली है कुछ ही दिनों के अंदर। और फाइनली फिर वो दिन भी आया, 23 मार्च 1931 का। ओरिजिनली वैसे जो दिन था वो 24 मार्च का प्लान था पहले से, लेकिन 11 घंटे पहले इन कायर अंग्रेज़ों ने 7:30 बजे के आसपास का प्लान था, लेकिन 11 घंटे पहले 23 मार्च को ही भगत सिंह की एज थी उस समय 23 साल 5 महीने 26 दिन, उनको फांसी दी जाती है इस दिन पे। जो फाइनल उनके वर्ड्स थे, जो तीनों ने गाना गाया था एक तरह से, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। तो ये गाते हुए उन्होंने उस फांसी के फंदे को चूमा, और उसके बाद उनको फांसी दी जाती है तीनों को। बॉडीज़ को इन अंग्रेज़ों ने इसके बाद, क्योंकि सीक्रेटली उसको बॉडीज़ को ख़त्म करना था, तो इस वजह से उनको काटा गया पीसेज में काटने के बाद में बोरियों में भरा गया, सतलुज नदी के किनारे फिरोज़पुर में, यहाँ पे सीक्रेटली उनको जला दिया गया था। लेकिन इस बीच में गांव वालों को, बाकी लोगों को, क्योंकि भगत सिंह के परिवार के खुद लोग जो थे उनको भी चिंता में थे, देखने के लिए जेल के बाहर भीड़ के साथ में रहते थे, तो उनको भी ये था कि भाई हमारा जो बेटा है उसको फांसी देने वाले हैं। लेकिन जब पता चला कि अचानक फांसी दे दी गई है 11 घंटे पहले ही, और सतलुज नदी के किनारे जो कुछ बॉडीज़ हैं उनको जलाया जा रहा है, अंग्रेज़ पुलिस वहाँ पे मौजूद है। इसके बाद वहाँ पे जब पहुँचे वो लोग, तो जो आधी जले हुए जो पीसेस थे वो भगत सिंह की बहन ने और लाला लाजपत राय की बेटी ने कलेक्ट किए, और फाइनली जो फाइनल रिस्पेक्टफुल राइट्स थे, लास्ट राइट्स, वो रावी नदी के किनारे पर लाहौर में दिए गए हैं। ये सारी चीज़ें हुई आखिरी समय में भगत सिंह के साथ में। डेथ के बाद जब उनका एक शहीद हुए जब वो, उसके बाद पूरे नॉर्थ इंडिया में राइट्स हुए, पूरे देश का जो युवा था मैसिव प्रोटेस्ट उसने किए, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, कांग्रेस के अगेंस्ट में, ये सारे प्रोटेस्ट होते थे। इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा था वो फ्रीडम मूवमेंट का परमानेंट स्लोगन बन गया था। कांग्रेस के हिस्टोरियन जो हैं थे उस समय पे, पट्टाभी सीतारमैया, उनका एक स्टेटमेंट आया था सामने। उन्होंने कहा था कि उस वक्त भगत सिंह का नाम गांधी जी जैसा ही पॉपुलर था। ब्रिटिश इंटेलिजेंस के कुछ सोर्सेस थे जिन्होंने अपना स्टेटमेंट बाद में दिए, वो बताते हैं कि कुछ टाइम के लिए वो गांधी जी को भी पीछे छोड़ चुके थे। तो ये सारी चीज़ें थी, ये भगत सिंह का जीवन रहा। लेकिन
आज़ादी जब हुई, भारत को आज़ादी मिली इनके भगत सिंह के बलिदान से, उनकी माँ जो थी, इंडिपेंडेंस के बाद भी उनके स्ट्रगल जारी रहे विद्यावती जी के। उनके दोनों बेटे जो थे उनको जेल में भेज दिया गया था। दोनों जो देवर थे वो एग्जाइल पर थे, बाहर थे, पैसे की तंगी थी। 951 में जो पति थे किशन सिंह जी, उनका भी देहांत हो गया, उनका निधन हो गया। पंजाब में उनको पंजाब माता कहकर बुलाया जाता था, उनको टाइटल दिया गया था पंजाब माता का विद्यावती जी को आज़ादी के बाद में। और वो सही बात भी है, वो सिर्फ भगत सिंह की माँ नहीं है, वो हम सब की माँ है। इस तरह का वीर सपूत उन्होंने दिया इस देश को। 1965 में उज्जैन में एक किस्सा बताया जाता है कि एक कवि थे श्री कृष्ण सरल, उन्होंने भगत सिंह के ऊपर एक किताब लिखी थी। तो और ये किताब जब उन्होंने यहाँ पे विद्यावती जी को प्रेजेंट की, वो वहाँ पे पहुँची थी इस किताब को लेने के लिए, तो विद्यावती जी ने उनसे कहा, पोइट से, कवि से, कि आप चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर भी एक कविता लिखना। अपने बेटे की किताब लेते हुए उन्होंने ये बात कही थी। और इसके बाद वो पोइट जो थे वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। उन्होंने अपने अंगूठे को काटा और एक जो खून का एक तिलक जो था वो लगा के, कहते हैं, प्रॉमिस किया कि मैं इन पे किताब लिखूंगा, जो उन्होंने बाकी पूरा भी किया। 1975 में 88 ईयर्स की उम्र तक विद्यावती जी, माँ विद्यावती ने पूरा जो फ्रीडम स्ट्रगल था वो देखा, बाद का भारत भी देखा, उसके बाद में अपनी आखिरी सांस ली। तो हम सलाम करते हैं विद्यावती जी को, उन माँ को जिन्होंने हमें भगत सिंह दिए, और उन भगत सिंह को, उनके पूरे लेजेंडरी परिवार को। आज ही हमारा ट्रिब्यूट था। कोई भी मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए क्षमा, माफ़ी। कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो, बिल्कुल इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारी रह गई होंगी, लेकिन जितना हो सकता था आपके लिए रिसर्च की थी। और काफ़ी ज़्यादा समय लगा मुझे भी इस रिसर्च करने, इसको निकालने में, ये सारी चीज़ें, कि कुछ ऐसी चीज़ें पता चलें जो कि ना पता हों। उम्मीद है कि इस तरह की कुछ चीज़ें आपको मिली होंगी। अंत में यही कहेंगे कि इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, भारत माता की जय। अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिएगा नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।